तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। एक नया चैप्टर है फिजिक्स की 11th स्टैंडर्ड की बुक। जैसे ही आप ओपन करेंगे 11th स्टैंडर्ड की बुक जैसे ओपन करेंगे आपको वेक्टर नाम का एक चैप्टर दिखाई देगा। वैसे मैथमेटिक्स में वेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन वेक्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग फिजिक्स में भी वेक्टर को पढ़ते हैं। अब देखो, वैसे तो हमने वेक्टर शुरू करने के पहले ये समझ लिया होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। क्वांटिटीज जिनका यूज हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर को समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले जरा सोच कर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इमेजिन करो, एक बॉटल है, जमीन पर एक बॉटल रखी हुई है। बॉटल के ऊपर आपसे बोला गया है कि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ। मतलब आपको हिट करना है। क्या करना है आपको? बॉटल को हिट करना है और गिरा देना है बॉटल को। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने आपसे पूछा कि बॉटल किस डायरेक्शन में गिरेगा। बॉटल किस डायरेक्शन में गिरेगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड, या उस तरफ, या इस तरफ? बॉटल किस तरफ गिरेगा? आप कहोगे सर ये तो इस बात पे डिपेंड करता है। भाई, बॉटल किस तरफ गिरेगा ये तो डिपेंड करता है कि फोर्स फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, है कि नहीं? भाई, अगर आपने हिट इस डायरेक्शन में किया तो बॉटल इस डायरेक्शन में गिरेगा। आपने हिट अगर इस डायरेक्शन में किया तो बॉटल इस डायरेक्शन में गिरेगा। तो डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करना सफिशिएंट नहीं होगा। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपने ऐसा पाया कि मैग्नीट्यूड, भाई 50 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज और मेंशन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल का मास है 1 kg। ठीक है, क्या लगता है जो मास बॉटल का है, मास, मैंने बोला ये 1 kg, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? मैं सोच के देखो, एक बॉटल जो 1 kg का है, उस बॉटल को आपने खड़ा करके मेजरमेंट किया हो, या बॉटल को गिरा के मेजरमेंट किया हो, या जैसे भी मेजरमेंट किया हो, मास तो वन 1 kg ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताया है, और ये अपने आप में सफिशिएंट है। इसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीटली मास को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं स्केलर, स्केलर्स। अब थोड़ा बात करते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट करके। तो भाई, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की होगी फिजिकल क्वांटिटी? दो टाइप की। क्या क्या हो सकता है? या तो वो होगा स्केलर। स्केलर का मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और दूसरा है वेक्टर। थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, जहां तक बात है स्केलर्स की, स्केलर क्वांटिटीज की, इट कैन बी, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट लिखते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड completely
कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली। क्या कहते हैं, सही बात है क्या? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली। वहीं अगर मैं बात करूं, क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत है? नो। तो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तीसरा पॉइंट कहते हैं इसके लिए कि इट फॉलोज, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इट फॉलोज ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसको भी हम समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। भाई एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे देखो, मुझे पता है कि 2 kg प्लस 3 kg 5 kg ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं कहूँ 5 मीटर माइनस 3 मीटर, बिल्कुल सही बात है कि ये 2 मीटर ही होगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। इस टाइप का, इसे हम कहते हैं कि जो मास है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, जैसे 3 + 2 5 होता है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि वेक्टर्स की क्या खास बात है, वेक्टर की खास बात क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए भाई, हम्म, जहां तक बात है वेक्टर्स की, वेक्टर इन एडिशन टू इन एडिशन टू इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, इट रिक्वायर अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सही बात है। वेक्टर्स क्या होते हैं कि आप इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा, है ना? दूसरा पॉइंट, इट फॉलोस इट फॉलोस या इट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, आपको अगर सर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या चीज है, अभी हम इसको समझेंगे। देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा हो और 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा हो। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और 10-10 न्यूटन के फोर्स से क्या लगता है किधर जाओगे? आप तो कहीं नहीं जाओगे, बोलोगे सर मैं तो यहीं रह जाऊंगा, क्योंकि इधर ने भी और इधर ने भी सेम ही फोर्स से खींचा है। इसका मतलब 10 + 10 तो 0 हो गया। भाई 10 न्यूटन + 10 न्यूटन मिला, उसका रिजल्ट क्या है? 0। तो वेक्टर्स में कई बार ऐसा होगा कि 10 + 10 20 ना आए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे अभी। अच्छा, अगर हम लोग स्केलर्स की बात करें, तो स्केलर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर्स हैं। और वहीं मैं बात करूं वेक्टर्स में, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल है सबसे पहला तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फिर आता है वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर्स हैं। तो हमने अब तक जो सीखा है वो ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो या तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, या तो उसके पास उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो वेक्टर बन जाएगा। और अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी तो वो स्केलर होगा। स्केलर की खास बातें हमने इधर नोट कर लिए, वेक्टर की खास बातें इधर नोट कर लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नोट लगा के हम लोग लिखेंगे, नोट लगा के।
नोट क्या है? जरा एक बात बताओ। मैं जरा इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट। यार हमने ऐसा देखा है कि भाई, अगर एक वायर ऐसा हो, एक वायर ऐसा हो, एक काम करते हैं इधर से लेते हैं, एक वायर ऐसा हो, एक वायर इधर गया हो, और एक वायर इधर गया हो। जरा एक बात बताओ, अगर इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 एम्पियर इधर करंट एंटर किया, इधर गया 3 एम्पियर, क्या लगता है इसमें कितना एम्पियर करंट जाएगा? आप कहोगे सर 7 एम्पियर। भाई जाहिर सी बात है, इधर 10 था, इधर 3 चला गया, तो जो बच गया वो इधर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो किया है, डायरेक्शन शो किया है। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्या करंट? करंट इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहोगे सर, इसके पास डायरेक्शन तो है। भाई 10 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट इधर जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आप कहोगे सर, इसके पास डायरेक्शन तो है। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड भी है, मैंने बोला 10 एम्पियर। हाँ सर, मैग्नीट्यूड भी है। बट इट इज नॉट बट इट इज नॉट अ वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली, बिकॉज रीजन क्या है, इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। एक्चुअली, वेक्टर अलजेब्रा में 10 + 10 20 हो ऐसा जरूरी नहीं है। 3 और 7 मिलके 10 बने ऐसा जरूरी नहीं है वेक्टर्स में, लेकिन यहाँ 3 और 7 मिलके 10 बन रहे हैं। एक्चुअली, यहाँ पे जो करंट है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो, अगर मैं लूजली बोलूं तो एक स्केलर है। इस टाइप की क्वांटिटी को वैसे हम लोग टेंसर बोलते हैं। टेंसर टेंसर को लेकर टेंशन नहीं लेना है। ये जस्ट आउट ऑफ सिलेबस है, जे के सिलेबस में नहीं, नॉट इन सिलेबस। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंसर को छोड़ दीजिए। अगर कभी आए क्वेश्चन, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है, जिसके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किताबों में जब भी आप देखेंगे तो वेक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए क्या कहते हैं कि अ क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे देखो, ए लिख के इसके ऊपर एक एरो से ऐसा लगा देंगे। इसको हम लोग क्या क्या रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे? हिंट लिख देता हूं, रीड एज ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर। अच्छा, सेम ही चीज को कई बार बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है, बोल्ड लेटर बना दिया जाता है।
तो जैसे ही बोल्ड लेटर दिखे, आप समझ जाना कि ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि भाई अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर है, क्या चीज है? अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का अब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? एक्चुअली अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग उसका अब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए से लिखेंगे, उसके दोनों तरफ एक मॉड लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं? पहले इसको रीड कैसे करेंगे, ये समझ लो। रीड एज एम ओ डी, मॉड वेक्टर ए, या मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ, ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये है क्या चीज? अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम अब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। थोड़ी ही देर बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है। थोड़ी ही देर बाद आपको ये बात पता चल जाएगी। आगे देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है? ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को जब भी आप देखेंगे किताबों में, आपके मॉड्यूल्स में, कैसे दिखाया जाता है? देखो सर, एक पॉइंट बनाओ, पॉइंट से एक एरो बनाओ, इस टाइप से एक एरो बनाए। यहां पर ये जो एरो दिख रहा है, अ, ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हेड है वेक्टर का। और ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ये टेल है। टेल, ये क्या है? टेल। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था। तो हम कहेंगे कि ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा, ये जो दिख रहा है ना पूरा एरो, यही एक वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर जो पी से शुरू करके क्यू तक गया हुआ है। आगे देखो, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक पी क्यू वेक्टर है। ये क्या है? पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। बात सही है। भाई हमने किया क्या है? हमने पी से शुरू करके क्यू वाले पॉइंट तक एक एरो बना दिया है। ठीक है। इसको, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर पी क्यू है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो टेल है, ये जो टेल है, टेल, टेल, पी वाले पॉइंट को हमने टेल बोला ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। और हेड क्या है? क्यू। हेड का मतलब क्या है? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर।
अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखना है हमें। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is always is always from tail to head। ये इंपॉर्टेंट है कि टेल से हेड की तरफ का जो डायरेक्शन है उसे हम वेक्टर का डायरेक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है इस टाइप से। तो भाई जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको ये बात थोड़ी सी और क्लियर होगी। जैसे मानिए हमें पता है कि जब भी हमको डायरेक्शन शो करना होता है पेज के ऊपर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि भाई इधर ईस्ट बनाएंगे, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ये कन्वेंशन है, हमेशा हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि एक, ऐसे देखो, अ वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अगर ये चीज बनाना हो तो आप क्या कहोगे? इसलिए काम करते हैं, ईस्ट इधर है ना, तो ईस्ट के डायरेक्शन में एक एरो बनाएंगे, ईस्ट के डायरेक्शन में एक एरो बनाएंगे, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए? लेंथ कितना होना चाहिए? 2 मीटर। इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 2 मीटर। ठीक है, इसे हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो बेसिकली आपने देखा कि अगर कोई कहे कि भाई एक वेक्टर बनाओ 2 मीटर, जिसकी लंबाई 2 मीटर हो और जिसका डायरेक्शन ईस्ट हो, टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप कैसे बनाओगे? एक ईस्ट के डायरेक्शन में एरो, जिस एरो की अपनी लंबाई कितनी हो? 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे कि ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज अ वेक्टर। भाई ए बी वेक्टर है क्या चीज यहाँ पर? इस वाले केस में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ए बी वेक्टर इज अ वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, है ना? एक चीज और नोटिस करनी है यहाँ पे कि हमने इस वेक्टर का जो लेंथ बनाया है, इस वेक्टर का जो लेंथ बनाया है वो 2 मीटर का बनाया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लेंथ है किसी भी वेक्टर का, जो लेंथ है, लेंथ लेंथ प्रोपोर्शनल होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये बड़ा ही, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, देखो पूरा लिखो, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैग्नीट्यूड। कहाँ यूज किया था वर्ड ये वाला? देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, ये अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। फिर हमने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को ही हम लोग अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर है, वो कुछ और नहीं बल्कि लेंथ ऑफ द वेक्टर है। ये जो आपने वेक्टर बनाया है ना, ये जो आपने वेक्टर बनाया है,
इस वेक्टर का लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जरा एक सवाल पूछता हूँ आपसे, फिर ये बात और ज्यादा क्लियर होगी। मुझे बताओ, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और एक वेक्टर ऐसा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। इन तीनों ही वेक्टर में, इन तीनों ही वेक्टर में आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि भाई तीनों ही वेक्टर का जो लेंथ है, लेंथ, क्या सबका लेंथ डिफरेंट है? सारे वेक्टर का लेंथ डिफरेंट है। देखो ए ज्यादा बड़ा है, बी उससे छोटा है, सी उससे छोटा है। तो हम कहेंगे कि लेंथ तीनों का डिफरेंट है। क्या डायरेक्शन भी डिफरेंट है? भाई डायरेक्शन देखो, ये वेक्टर इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भी है। तो मैं कहूंगा कि डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन है, रिलेशन इन देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है उनका लेंथ। तो रिलेशन इन देयर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इनमें रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, सेम ही चीज को हम ऐसे भी तो दिखा सकते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सर ये कहाँ से आ गया? अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ऐसे, मॉड से, है ना? इसका मतलब मैं ऐसे भी तो दिखा सकता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर देन, हाँ, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। आगे भाई, ये हमने देखा कि किसी भी वेक्टर को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये हमने अभी अभी क्या देखा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इस टाइप से डिनोट किया जाता है, जिसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो की डायरेक्शन उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक दो एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। जैसे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। भाई वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वी लिख के वेक्टर लिख दिया। जैसे ही आपने किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो लगाया, आप समझ जाएंगे कि ये जो वी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स वेक्टर को डिनोट करना होता तो फोर्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एज, फोर्स लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है?
एक दो एग्जांपल करते हैं। हमने अब तक ये तो देख लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हमने एक चीज अभी तक देख लिया है कि मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर होता है वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ही होता है। एग्जाम्पल के रूप में कुछ बातें करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो लिखा हुआ है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप कहोगे सर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ऐसे तो लिखोगे। यहाँ ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? क्या ये मैग्नीट्यूड ही है? 10 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जरा बताओ, जब हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट बोला है, तो क्या दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है? तो उस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। यहाँ पे ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही तो है। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी तो लिखे थे, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से दिखाया जाता है मॉड लिख के ऐसे। तो क्या मॉड वी वेक्टर की वैल्यू ही 10 मीटर पर सेकंड है? बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड को मॉड में लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मॉड ऑफ वी वेक्टर 10 के बराबर यहाँ पर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो अगर इन्होंने बोला है 50 न्यूटन फोर्स, 50 न्यूटन फोर्स is acting in साउथ डायरेक्शन, तो आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर फोर्स वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन है और डायरेक्शन क्या है? साउथ। तो ये 50 क्या है? ये 50 क्या है? बेसिकली मॉड ऑफ फोर्स वेक्टर ही 50 न्यूटन। क्या ये बात क्लियर है? और मान के चलता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आई है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ब्लैक, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। डिफरेंट डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
जरा एक बात बताओ, मान लो कि एक वेक्टर ऐसा हमने बना रखा है जिसकी लंबाई है 2 मीटर की, ठीक है, और ईस्ट के डायरेक्शन में हमने बना रखा है। क्या हमने क्या बोला था कि भाई राइट साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे ही होगा। अगर एक वेक्टर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो हम कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर है जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में है और 2 मीटर लेंथ का। आप सोच के देखो, क्या इस सेम वेक्टर को मैं इसी पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर अगर यहां बना दूं तो कोई समस्या है क्या? अगर इसी सेम वेक्टर को मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, कोई समस्या है क्या? ना, कोई समस्या नहीं। इसी वाले वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, कोई समस्या है क्या? भाई, हमने बस शिफ्ट किया है, हमने डायरेक्शन नहीं बदला है। हमने क्या नहीं किया है? ओनली शिफ्टेड, ओनली शिफ्टेड, बट डायरेक्शन नॉट चेंज्ड। अगर हम ऐसा करें तो कोई समस्या नहीं, किया जा सकता है। तो इसमें एक हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट करके कि अ वेक्टर कैन बी shifted can be shifted parallel to itself, parallel to itself। ऐसा क्यों? भाई, जब तक आप, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक आप एक वेक्टर की लेंथ, या तो लेंथ बदल दो, वेक्टर कब बदलेगा? या तो उसका लेंथ बदलो, या तो उसका डायरेक्शन बदलो। अगर लेंथ और डायरेक्शन आपने नहीं बदले तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। आप उस वेक्टर को यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, सब में खास बात यह है कि उसका लेंथ नहीं बदलना चाहिए और उसकी एरो की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, इसमें क्या है? इफ अ वेक्टर, if a vector is rotated by any angle, any angle other than multiple of multiple of 2 pi, then vector gets changed। इसका मीनिंग क्या है ये समझो। सपोज करो, एग्जांपल से ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर बना रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना रखा है। ये मान लो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर था, इस वेक्टर को हमने जस्ट रोटेट कर दिया। सेमी वेक्टर था, यही वाला वेक्टर, इसको जस्ट हमने क्या किया, किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। आप मुझे सोच के बताओ, क्या लेंथ बदला? रोटेशन से क्या लेंथ बदला? नहीं। क्या डायरेक्शन बदल गया वेक्टर का? बिल्कुल। डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज्ड। बट लेंथ सेम। इस केस में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये ए वेक्टर था
तो अब ये ए वेक्टर नहीं रह जाएगा, अब ये बी वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर बदल जाएगा। तो एक वेक्टर को अगर आपने रोटेट कर दिया, तो रोटेशन से आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या किया आपने? डायरेक्शन चेंज किया, भले ही उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला हो। तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर अब बदल के बी वेक्टर हो गया। लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ? लेंथ। लेंथ क्या हो गया? सेम रहा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई इस केस में जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है और जो मॉड ऑफ वेक्टर बी है, क्या ये सेम ही है? बिल्कुल सही बात है। मॉड का मतलब क्या होता था? मॉड का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर ए, मॉड बी का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर बी, वो तो सेम ही रहा। जरा एक बात सोचो कि अगर इसी वेक्टर को वैसे घुमाते 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 यहीं ला देता, तो सेम ही वेक्टर बन जाता। सेम बनता कि नहीं भाई? एक वेक्टर इधर है, आपने क्या किया? इसको घुमाते 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 कभी यहाँ लाया, कभी यहाँ लाया, और घुमाते घुमाते आपने फाइनली रोटेट करके फिर से यही बना दिया, 2 पाई घुमा के। तो क्या अब इसका डायरेक्शन भी सेम हो गया? लेंथ तो सेम था ही, तो क्या वेक्टर वही का वही रह जाएगा? इसी बात को इन्होंने लिखा है कि अगर आपने 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई में रोटेट कराओगे वेक्टर को, तो ही वो चेंज होगा। अगर 2 पाई करा दिया तब चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ आई है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड थर्ड में क्या है? फॉर फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, both must have both must have same direction, same magnitude। भाई दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनका डायरेक्शन सेम हो, जब उनका डायरेक्शन सेम हो। एक चीज और है, रिप्रेजेंट, ये दोनों ही मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में दो वेक्टर सेम तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं समझने जैसा, समझ में आ गया होगा। चौथी प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड। इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है? देखो भाई, अगर आप कह रहे हो कि सर 10 न्यूटन इज ग्रेटर, आप अगर कह रहे हो, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि 50 न्यूटन इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन। अगर आप ये कह रहे हो तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मॉड F1 इज ग्रेटर देन मॉड F2। भाई 50 न्यूटन और 30 न्यूटन ये तो मैग्नीट्यूड्स है ना, तो आप मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि F1 वेक्टर ग्रेटर देन F2 वेक्टर। ये मीनिंगलेस है। ये क्या है? ये
मीनिंगलेस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि F1 वेक्टर में डायरेक्शन भी तो है, इसमें डायरेक्शन भी तो है। अब जरा मेरे एक इस सवाल का जवाब दो। 10 न्यूटन ईस्ट बढ़ा है और 10 न्यूटन साउथ। आप कहोगे सर 10 10 तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन का कैसे कंपैरिजन करोगे? डायरेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ये मीनिंगलेस होता है, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता वेक्टर्स के केस में। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नया टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हेडिंग क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं। लिखो, एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ, अभी इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, एक बार लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स when placed tail to tail or head to head। जरा समझते हैं। इसका मतलब थीटा जो है वो बेसिकली 180 डिग्री से छोटा आना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक ये वेक्टर है, ठीक है, एक इधर वेक्टर है। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मुझे पता है कि बी वेक्टर का टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर। ए वेक्टर का टेल यहाँ पर, हेड यहाँ पर। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आप दो वेक्टर के एंगल की बात कर रहे हो तो सबसे पहले इंश्योर करो कि वो टेल टू टेल या हेड टू हेड मिले हुए हो। क्या बोला है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स व्हेन प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो पहले काम करते हैं, इस वेक्टर को एज इट इज आगे शिफ्ट करते हैं। इसको भी भाई शिफ्ट तो हम कर ही सकते हैं, तो हमने मान लो शिफ्ट कर दिया, वेक्टर ए को यहां बना दिया और वेक्टर बी को, वेक्टर बी को पैरेलली में शिफ्ट करते करते इधर लाऊंगा ताकि दोनों का टेल सेम हो जाए। तो अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करूं तो क्या मैं इसे शिफ्ट करके, एक मिनट पहले कॉपी कर लिया जाए। मैं यहां से यहाँ से वेक्टर उठाया, धीरे 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 पैरेलली शिफ्ट करते करते इस टाइप से रख दिया। तो क्या अब दोनों वेक्टर के टेल मिल गए? बिल्कुल सही बात है। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में, क्योंकि मैंने टेल को पहले मिला दिया, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल मिल रहा है, भाई बता दो, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ भी तो बन रहा है। जब मैंने टेल को टेल से मिलाया तो एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना। स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये वाला। इसलिए हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स इसे दिस, दिस
एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई कह सकता था कि सर एक एंगल इधर भी बन रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता? बाय डेफिनेशन हम लोग स्मॉलर एंगल ही चूज करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया है अब तक कि जब भी वेक्टर वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछा जाएगा तो हम दो वेक्टर को सबसे पहले टेल टू टेल मिलाएंगे और उसके बाद स्मॉलर एंगल जो होगा वो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल करते हैं जरा। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है 120 डिग्री। बोला है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा। तो हमारा तरीका क्या है? हमें पता है सबसे पहले टेल टू टेल मिलाओ। क्या इस वाले डायग्राम में टेल और टेल मिले हुए हैं क्या? नहीं मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ए वेक्टर को ऐसे बना, और जो उसके बाद क्या किया हमने, बी वेक्टर को इस टाइप से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक जो ये वाला एंगल था ये 120 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60 डिग्री एंगल है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर है। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो ऐसा सवाल होता, एक वेक्टर ऐसे गिवन है, लाइक दिस। एक वेक्टर ऐसे गिवन है, ऐसा कुछ। ये है वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, और ये एंगल है 110 डिग्री। इस केस में अगर आपसे पूछा जाता कि भाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो फिर से वही बात, हमें क्या करना है, दोनों के टेल को पहले मिलाओ। इस वेक्टर और इस वेक्टर के टेल को पहले कोइंसाइड करवाते हैं एक बार, शिफ्ट करते हैं। देखो वेक्टर ए ऐसे बना, इस वाले वेक्टर को शिफ्ट करो तो अपने क्या बना, वेक्टर बी। हमने क्या देखा कि ये एंगल था 110, तो ये कितना बनेगा, 70 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री। एक और एग्जांपल करते हैं। भाई मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहा होता, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल इस टाइप से, लाइक दिस, दिस, और ऐसा कुछ। इसमें मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए एंड बी के बीच का एंगल बताओ, अच्छा गिवन है दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90। अगर ए और बी के बीच का एंगल पूछा जाता तो बेसिकली इस वाले और इस वाले वेक्टर की बात की जा रही है। इन दोनों का पहले टेल और टेल मिलाओ, सिंपली इसको शॉर्ट में करते हैं। देखो
इस वाले वेक्टर को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर जाएगा? इस वाले केस में ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 180 माइनस 30, इसका मतलब 150। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको? थीटा इज इक्वल टू 150। कैसे आया? ये रहा वेक्टर है, ये रहा वेक्टर बी, और ये एंगल रहा 1। सिमिलरली अगर ए एंड सी का पूछा होता तो भाई ए और सी तो टेल टू टेल ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। ऐसे ही बी एंड सी का भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है शॉर्ट में? और वैसे भी यार, हेड टू मिले हुए हैं ना, या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। अगर हेड टू हेड मिला हुआ है तो डायरेक्टली यही एंगल उसका एंगल बिटवीन बी एंड सी होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा बी एंड सी के बीच का? ये 30, ये 90, तो ये 60। ठीक है।